नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में आधारभूत समाजशास्त्रीय अवधारणाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम समाज, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके क्या आधार हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज, अर्थ, परिभाषा और उसकी आधार को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे बिना समझे समाजशास्त्र को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को हम समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, तो यह आवश्यक है कि इस विज्ञान को सही रूप से समझने के लिए हमें समाज के निश्चित अर्थ को समझना होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए करते हैं। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, शिक्षक समाज, महिला समाज इत्यादि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है, जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया है, किसी ने समिति के रूप में किया है, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में एक निश्चितता का अभाव देखा जाता है। यहाँ तक कि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने भी समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। जहाँ तक समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ का संदर्भ है, तो समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया है। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि वास्तव में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इससे यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं स्वीकारा जाता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने या उस व्यवस्था को समाज माना गया है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध एक तरह से केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है, तो उसे समाज कहते हैं। जहाँ तक सामाजिक संबंधों की बात है, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो ये सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक संबंधों के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक हैं। पहला, जीवित व्यक्ति। दूसरा, संपर्क एवं संचार। तीसरा, पारस्परिक जागरूकता। और चौथा, सामाजिक अंतःक्रिया। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संबंधों के जाल को समाज का नाम दिया गया है।
जहाँ तक समाज की परिभाषा का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में भी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। राइट ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। गिडिंग्स ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। जहाँ तक समाज के आधारों की बात है, तो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में समाज के आधारों का वर्णन स्वतः दिखाई देता है। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी उपयुक्त परिभाषा के आधार पर समाज के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधार पर प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से मैकाइवर एवं पेज ने 7 आधारों की व्याख्या की है, जिसको हम क्रम से देखते हैं। इसमें जो पहला प्रमुख आधार है वह है रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा इत्यादि से संबंधित रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। दूसरा, कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की या कहा जाए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं। समाज के आधार में एक प्रमुख आधार अधिकार है। अधिकार को हम सत्ता के रूप में से भी जानते हैं। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह इत्यादि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर परिवार में यह अधिकार या शक्ति कर्ता या पिता के पास, जाति में पंच या मुखिया के पास, राज्य में राजा या सरकार के पास केंद्रित होती है। समाज का एक प्रमुख आधार पारस्परिक सहयोग भी है। अगर कहा जाए तो यह समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः समाज के लिए आपसी संबंधों का होना
अत्यंत आवश्यक है। समाज का एक प्रमुख आधार समूह एवं विभाग भी है। समाज अनेक समूहों एवं विभागों से मिलकर बना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, संगठन इत्यादि पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, आस पड़ोस, जाति, गांव, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय इत्यादि अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे मिलकर समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं। छठा जो आधार है वह है मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज को ठीक से संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन इत्यादि को देख सकते हैं। वही अनौपचारिक साधनों में रीतियाँ, परंपराएं, प्रथाएं, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता इत्यादि आते हैं। राज्य का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। समाज का जो सातवां आधार है वह है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास के हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है और समाज की प्रगति में योगदान दे सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज की उपयुक्त हम 7 प्रमुख आधारों का अध्ययन किए हैं और वास्तव में ये आधार ही समाज के प्रमुख आधार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने समाज, उसके अर्थ, परिभाषा एवं आधारों पर विवेचना की। अगले अध्याय में हम समाज की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।